सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश शिवा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि होने वाला टेक्निक्स फॉर अचीविंग डिपेंडेबिलिटी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिपेंडेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, डिपेंडेबिलिटी क्या होती है और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उसे हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसके लिए थ्रेड्स कौन कौन से हैं, क्या क्या थ्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं डिपेंडेबिलिटी को किसी भी एक सिस्टम के अंदर। मेरा किसी भी तरीके शुरू करते हैं। डिपेंडेबिलिटी अचीव करने के लिए सिस्टम लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस पर टेक्निक्स यूज़ होती हैं। यानी कि एक सिस्टम के कंप्लीट लाइफ साइकिल के ऊपर कुछ डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं तो डिपेंडेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशंस हैं जो इसके बारे में, उन स्टेजेस के बारे में, या यूँ कह लीजिए जो टेक्निक्स हैं डिपेंडेबिलिटी की, जो टेक्निक्स हैं डिपेंडेबिलिटी अचीव करने के लिए, वो कुछ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, जो कि ये 4 हैं। पहला है फॉल्ट प्रिवेंशन, यानी कि फॉल्ट से प्रिवेंट करना अपने सिस्टम को। फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि फॉल्ट को टॉलरेट करना, जो कि सेंट्रल कंसेप्ट है हमारे सब्जेक्ट का, कि फॉल्ट टॉलरेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, देन आता है फॉल्ट रिमूवल, यानी कि फॉल्ट को रिमूव कर देना। देन आता है फॉल्ट फोरकास्टिंग, की फॉल्ट के बारे में फोरकास्ट करना। अब हम इन्हीं के बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट जो हम अब पढ़ते हैं कि फॉल्ट प्रिवेंशन क्या होता है। ये सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की। फॉल्ट्स को सिस्टम में आने से पहले ही प्रिवेंट करना, यानी कि फॉल्ट्स जब सिस्टम के अंदर आते हैं, एंटर करते हैं, या किसी भी कारण जो उनके कॉजेज़ हैं, हार्डवेयर कॉज, सॉफ्टवेयर कॉज, या कोई भी कॉज है, तो उसकी वजह से अगर फॉल्ट आता है सिस्टम के अंदर, तो उसको आने से पहले ही रोक देना, उसका इलाज कर देना कि भाई तुम मत आओ यहाँ पे। ठीक है, तो वो होता है हमारा फॉल्ट प्रिवेंशन। जैसे लाइक हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि दुर्घटना से देर भली, यानी कि हमने उस एक्सीडेंट्स को होने से पहले ही हमने रोक दिया, हमने थोड़ी देरी कर ली, हमने स्लो स्पीड में चले तो हमें एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ा। सेम वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमें जो है फॉल्ट को सिस्टम में आने से पहले ही प्रिवेंट कर देना है, रोक देना है। अब उसके लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहली जो टेक्निक है वो है गुड सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करें हम। यानी कि सिस्टम डिज़ाइन एक जो है जो हमने बात की कि क्या है यार, ये जो एक स्टेज है कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाते टाइम यूज़ होता है, सिस्टम डिज़ाइन स्टेज। तो यहाँ पे हम एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन तैयार करें। देन उसके बाद हाई क्वालिटी हार्डवेयर का यूज़ करें जो जल्दी ख़राब ना हो। जस्ट लाइक रैम अगर हम यूज़ करें तो 4.1 जनरेशन की करें, मतलब 4.0 की करें, 3.1 की ना करें, क्योंकि वो थोड़ी स्लोअर है और थोड़ी सी मतलब बैकवर्ड जनरेशन की है। तो वो थोड़ी सी लो क्वालिटी के हार्डवेयर हो जाते हैं। तो हमें यूज़ करना है हाई क्वालिटी हार्डवेयर, ताकि हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से रन कर सके, फॉल्ट ना आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो है कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, कोडिंग की जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सभी को फॉलो करना। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मल मेथड्स, जस्ट लाइक स्पेसिफिकेशन वेरिफिकेशन को कंप्लीटली एंड ऑनेस्टली अलाउ करना, एंड उन चीज़ों को चेकअप करना पूरा का पूरा कि स्पेसिफिकेशन सारी की सारी हैं या नहीं, वेरिफिकेशंस कंप्लीट होती हैं या नहीं। देन उसके बाद है प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ डेवलपर्स। अब ये बात आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि डेवलपर्स जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल जो है वो पे करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल होता है उनका डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी किसी भी सिस्टम डिज़ाइन से पहले उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वही लास्ट पॉइंट है हमारे फॉल्ट प्रिवेंशन के अंदर कि भाई सब के जो टेक्निक्स हमने बात करी फॉल्ट प्रिवेंशन के अंदर, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले है गुड सिस्टम डिज़ाइन, एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करना। दूसरा है हाई क्वालिटी हार्डवेयर का यूज़ करना। तीसरा है कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। एंड चौथा है फॉर्मल मेथड्स लाइक स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन को फॉलो करना या उनको यूज़ करना। ठीक है, इन मेथड्स का यूज़ करना, स्पेसिफिकेशन वेरिफिकेशन, इन सिस्टम डिज़ाइन और फॉल्ट प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, देन लास्ट वन है प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ डेवलपर्स, की डेवलपर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, सिस्टम में आए हुए फॉल्ट्स को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिक्योर कोडिंग अगर होगी, अगर किसी भी सिस्टम की सिक्योर कोडिंग होगी तो सॉफ्टवेयर बग्स कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे सिक्योर कोडिंग के अंदर सॉफ्टवेयर बग्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एग्जाम लाइन अगर आपको लिखनी है फॉल्ट प्रिवेंशन के ऊपर, तो आप कुछ इस तरीके लिख सकते हैं। फॉल्ट प्रिवेंशन रिड्यूस करता है नंबर ऑफ फॉल्ट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट के दौरान में जितने भी नंबर ऑफ फॉल्ट्स आए हैं, ठीक है, उन सभी को कम करना, रिड्यूस करना, वो फॉल्ट प्रिवेंशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टेक्निक की, जो कि है फॉल्ट टॉलरेंस। 4 ऑफ FTC, यानी कि ये हमारा क्या था यार फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग। तो इसका कोर है फॉल्ट टॉलरेंस, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है मैंने आपसे।
सो मीनिंग क्या है? मीनिंग है अगर फॉल्ट आ भी जाए तो सिस्टम फेल ना हो और करेक्ट सर्विस देता रहे। इसका क्या मतलब है कि अगर सिस्टम में कोई एरर आ भी गया, जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि सिस्टम में अगर कोई एरर आ भी जाए तो भी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करे, कोई भी गलत आउटपुट ना दे, ठीक है, आउटपुट हमेशा सही दे और सर्विसेज करेक्ट देता रहे। ऐसा नहीं कि भाई आपने पानी मांगा तो खाना ले आया और खाना मांगा तो टिश्यू पेपर ले आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर वर्क करता रहे, ऐसा एक सिस्टम को जब बनाया जाता है तो वो फॉल्ट टॉलरेट होता है, यानी कि फॉल्ट को टॉलरेट करता है कि अगर फॉल्ट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी सर्विसेज प्रॉपर्ली करेक्ट ही रखूँगा। अब इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा है कि हार्डवेयर रिडंडेंसी, यानी कि एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स का यूज़ करना या एक्स्ट्रा हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यूज़ करना, जिससे कि हार्डवेयर कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड जो अभी फॉल्ट्स आने होते हैं वो रुक जाते हैं। एप्लीकेशन रुक तो नहीं जाते, बट हाँ, हमारा जो सिस्टम है वो फॉल्ट टॉलरेट हो जाता है कि अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो दूसरा हार्डवेयर चल जाएगा, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। देन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी एंड वर्जन प्रोग्रामिंग। अब सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम कुछ डुप्लीकेट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम फॉल्ट टॉलरेट किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर बग्स, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एरर्स या फॉल्ट आते हैं तो उनको भी टॉलरेट किया जा सकता है बाय सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एन वर्जन प्रोग्रामिंग, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो सेम प्रॉब्लम मल्टीपल प्रोग्रामिंग मेजॉरिटी विंस। इस सिंपल लाइन को आप इस तरीके से समझो कि अगर मतलब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जो हमारा सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी है कि आप मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उन्होंने मल्टीपल कोड्स लिखे हैं अपने अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान के चलिए किसी एक प्रोग्रामर का जो कोड है वो नहीं वर्क करता, लेकिन बाकी सभी का कोड वही वाला रन कर रहा है उनका उसी लॉजिक के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक सबने लगाए लेकिन काम एक ही हो रहा है। अब मान के चलिए कि किसी एक का गलत ही आउटपुट देता है, तो क्या होगा, वो सिस्टम सभी कोड्स को पैरेलली रन करेगा एंड देन उसके बाद पैरेलली रन करने के बाद वो क्या करेगा कि उनमें से जो मेजॉरिटी आंसर्स होंगे वो उनको चेक करेगा कि अगर एक का आंसर गलत है तो बाकियों का आंसर क्या आ रहा है। अगर बाकियों के मेजॉरिटी आंसर्स कुछ और होंगे तो वो उसी को ही आपको सॉफ्टवेयर मास्क, जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आउटपुट मास्क करके दिखाएगा, यानी कि आपको एन वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग मिलेगी। अगर मैं इसको आपको समझाऊं या आपको दिखाऊं कि मैंने इसके बारे में क्या चीज़ें लिखी हैं, तो वेट अ सेक, मैंने कहाँ लिखा है इसके बारे में। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एन वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग होती क्या है। सो एन वर्जन प्रोग्रामिंग इज सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंट टेक्निक, यानी सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंट टेक्निक है इन विच मल्टीपल इंडिपेंडेंट वर्जन्स ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल में सारे मल्टीपल जो है सेम प्रोग्राम के वर्जन्स, मल्टीपल वर्जन्स जो है इंडिपेंडेंट वर्जन्स ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं इन पैरेलल। द आउटपुट ऑफ दीज वर्जन्स आर कंपेयर्ड यूजिंग वोटिंग मैकेनिज्म, इनके जो आउटपुट्स होते हैं वो वोटिंग मैकेनिज्म से जो है कंपेयर किए जाते हैं। एंड द मेजॉरिटी रिजल्ट इज सेलेक्टेड एज द करेक्ट आउटपुट, और जो मेजॉरिटी रिजल्ट होता है वो ही आउटपुट के तौर पे सेलेक्ट होता है करेक्ट आउटपुट के तौर पे। एंड इट हेल्प्स इन मास्किंग सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स, और ये हेल्प करता है मास्क करने में सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स, यानी कि उनको कवर अप करने में। इंप्रूविंग सिस्टम रिलायबिलिटी, सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंप्रूव करते हुए, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है कि रिलायबिलिटी होती क्या है। बेसिकली सिस्टम के ऊपर बंदा कितना ज़्यादा भरोसा कर सकता है, वो होता है सिस्टम रिलायबिलिटी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर फॉल्ट्स नहीं आएंगे तो बंदा भरोसा करेगा ही ना सिस्टम के ऊपर। तो वही बात है, अगर आप एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास 3 वर्जन्स हैं n=3, ठीक है, तो V1 V2 V3, अब हमारे पास 2 आउटपुट्स आए 100 और 100, ठीक है। V1 का आउटपुट 100, V2 का आउटपुट 100 जो हमने सोर्स प्रोग्राम्स लिखे हैं, एंड V3 का आउटपुट आता है 80, तो ये फॉल्टी आउटपुट है। लेकिन होगा क्या कि मेजॉरिटी जो है वो 100 है, तो फॉल्ट इज मास्क, तो इसका आउटपुट भी वो 100 ही शो करेगा, जो कि मास्क्ड आउटपुट रहेगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी की वोटिंग यहाँ पर आई है और ये ही जीती है, तो इसलिए ये 100 ही यहाँ पे शो करेगा। और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वर्जन्स, पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड वोटिंग और डिसीजन मैकेनिज्म, ये 3 चीज़ों की बात करते हैं एन वर्जन प्रोग्रामिंग के अंदर। ये 3 मेजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको नोट्स में लिखनी हो आप लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे आउट ऑफ द टॉपिक है। सो या अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, जो कि है, हम लोग बात कर रहे थे फॉल्ट टॉलरेंस की। सो या सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी, आई होप आप सबको क्लियर हो गया सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी क्या है, एंड वर्जन प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब बात करते हैं एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी की। तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर बग्स अगर आए हैं तो एरर डिटेक्ट करना ज़रूरी है, उनकी रिकवरी ज़रूरी है ताकि सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली अच्छे से वर्क कर सके, तो वो चीज़ें यहाँ पे। सो या
सो एरर डिटेक्शन रिकवरी की हमने बात कर ली कि एरर डिटेक्ट करना एंड देन उससे रिकवर करना, ये हमारा फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर ही जो टेक्निक्स हैं, फॉल्ट को टॉलरेट करने की टेक्निक्स, उनके अंदर ये चीज़ें काउंट होती हैं। ओके, एरर को डिटेक्ट करना एंड देन उसे रिकवर करना, वो किसी भी टाइप का एरर हो सकता है, सॉफ्टवेयर बग एरर या हार्डवेयर बग एरर, हार्डवेयर का कोई एरर इशू क्रिएट हो सकता है, तो उस चीज़ की डिटेक्ट करके पता लगाना कि भाई क्या एरर है एंड देन उसकी रिकवरी कर देना। देन बात करते हैं रोल बैक एंड चेक पॉइंटिंग की, तो बेसिकली डेटाबेस के पॉइंट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। रोल बैक बेसिकली होता है, रोल बैक का मतलब होता है कि आपने कोई भी एक जो फंक्शन आपने रन किया, मान के चलिए कोई भी आपने एक क्वेरी रन की एंड आपने चाहा कि वो जो चीज़ आपने की अभी अभी, मान के चलिए आपने टेबल अपडेट की और कुछ गलत डेटा अपडेट हो गया, तो आप उसे चाहते हैं कि अब वो काम दोबारा रिपीट हो जाए, मतलब वो Ctrl+Y हो जाए, अंडू हो जाए, तो उसके लिए रोल बैक का यूज़ होता है कि आपने जो भी चीज़ें कमिट कर दी हैं वो रोल बैक हो जाए, वो वापस से अपने उसी स्टेट में आ जाए जिसमें वो पहले थी। चेक पॉइंटिंग के बारे में इतना नहीं जानता, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा चेक पॉइंटिंग एंड रोल बैक के ऊपर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, बैकअप सर्वर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए, यानी कि क्या, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए बैकअप सर्वर, मान चलिए एक आपका जो प्राइमरी सर्वर था वो क्रैश कर गया किसी भी कारण से, तो बैकअप सर्वर ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ऑन हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, जब भी आपका जो फॉल्ट है वो जब भी आपका सिस्टम, जो भी आपका मेन जो सर्वर है वो क्रैश करता है, तो बैकअप सर्वर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए। तो वो एक एग्जांपल हो सकता है फॉल्ट टॉलरेंट का, कि भाई अगर फॉल्ट आया उसके अंदर, तो आपने एक हार्डवेयर बिठा रखा था रिडंडेंसी के लिए, वो एक दूसरा सर्वर है, तो उसकी केस में वो चल जाए, तो आपका जो सिस्टम है, जो बैकअप है, जो आपका सर्वर है, वो अवेलेबल रहेगा यूजर्स के लिए। तो ये एक एग्जांपल होता है फॉल्ट टॉलरेंट का। देन हम बात करते हैं एग्जाम लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं फॉल्ट टॉलरेंस इनेबल करता है एक सिस्टम टू डिलीवर करेक्ट सर्विस इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट्स, यानी कि फॉल्ट की प्रेजेंस में भी करेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना एक सिस्टम के अंदर, ये फॉल्ट टॉलरेंस इनेबल करता है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या करता है? फॉल्ट टॉलरेंस इनेबल करता है एक सिस्टम को, ए सिस्टम टू डिलीवर करेक्ट सर्विस इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो बता देना, नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यार। देन उसके बाद फॉल्ट रिमूवल, जो थर्ड टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम से एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना। एज इट सिंपल एज इट इज़ यार, तो मैं समझ में आया क्या होगा कि सिस्टम के अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स हैं, उन सभी को डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देना, वो हमारा फॉल्ट रिमूवल होता है, ठीक है। इसकी टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग, यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम, UIS, तो एक टेस्टिंग केस कर सकते हैं आप लोग अपने सिस्टम की, कि भाई ये यहाँ पे कोई फॉल्ट है या नहीं। अगर है तो आइडेंटिफाई कीजिए फॉल्ट को, उसे इंटीग्रेट कीजिए सिस्टम को पूरे को, एंड टेस्टिंग कीजिए कि भाई कोई और एरर तो नहीं है, टेस्ट कीजिए, अगर कुछ बग्स एंड एरर्स आते हैं तो उसे फिक्स कीजिए, दैट्स इट। देन हम बात करते हैं डीबगिंग की, यानी कि कोई भी बग्स अगर आते हैं उनको हटाने के प्रोसेस को बेसिकली डीबगिंग कहा जाता है, ठीक है। देन आता है वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडेशन, यानी कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, यानी कि जो भी फॉल्ट आया है उसको वेरीफाई करना, उसको वैलिडेट करना कि हाँ ये एरर है या नहीं। अगर वो एरर ही है और कहाँ से वो एरर आया है और क्या कारण है उस एरर का, ये सारी की सारी वेरीफाई करके उनका जो भी सॉल्यूशन है वो रख के उसको आउटपुट को अपडेट करके कोड को, देन उसके बाद से वैलिडेट कर देना कि हाँ ये प्रॉपर वर्किंग है अब, और उसके पुश कर देना। ये हमारा सारा फॉल्ट रिमूवल के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैचेस के थ्रू ही जो अपडेट्स हैं वो पुश किए जाते हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर। जस्ट लाइक किसी भी गेम के अंदर कोई इनबिल्ट अपडेट आता है, जस्ट लाइक BGMI PUBG मोबाइल के अंदर कुछ सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आते हैं। वो क्या होते हैं पैच अपडेट्स? बेसिकली पैच अपडेट्स होते हैं कि भाई कोई भी इशू उन्होंने फेस किया या यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि भाई ये इशू आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उस इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ पैच अपडेट्स डाल देते हैं, जिसके अंदर वो फॉल्ट्स को रिमूव करने की फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं बग फाउंड एंड पैच रिलीज भेज दिया गया, उसके लिए बग मिला और उसके लिए पैच रिलीजेस भेज दिए गए, जिसके थ्रू आपके बग्स जो है वो रिमूव हो गए। देन हम बात करते हैं एग्जाम लाइन की, आप फॉल्ट रिमूवल के लिए एग्जाम लाइन क्या लिख सकते हैं। तो फॉल्ट रिमूवल के लिए आप लिख सकते हैं फॉल्ट रिमूवल रिड्यूसेस फॉल्ट्स थ्रू टेस्टिंग एंड करेक्शन। फॉल्ट रिमूवल क्या करता है? रिड्यूस करता है नंबर ऑफ फॉल्ट्स किसके द्वारा? टेस्टिंग एंड करेक्शन के द्वारा। देन जो फोर्थ टेक्निक है उसके बारे में बात करें तो वो है फॉल्ट फॉरकास्टिंग, यानी कि फॉल्ट को आने से पहले ही उसका एस्टिमेशन लगा लेना कि फॉल्ट क्या आ सकता है और कैसा फॉल्ट हो सकता है। और इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में फॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेशन करना, यानी कि फ्यूचर में किस टाइप का, कहाँ से और किस तरीके का, कितनी नंबर ऑफ फॉल्ट्स आ सकते हैं, ये गैस करना। बेसिकली गैसिंग ही है, एस्टिमेशन लगाना मतलब लगभग कितने यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से ये एरर आ सकता है। ये सारी चीज़ें फॉल्ट फॉरकास्टिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। अब कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं जो डिपेंडेबिलिटी अचीव करने के लिए हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। रिलायबिलिटी मॉडलिंग, यानी रिलायबिलिटी मॉडलिंग एंड
फेलियर रेट एनालिसिस इसका मतलब क्या है कि कितनी बार हमारा सिस्टम जो है फेल हो सकता है, उस रेट का एनालिसिस करना है, नंबर ऑफ़ फेलियर्स कितने हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देन बात करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग की। तो स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली होता है कि आपका सिस्टम पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, कि उस प्रोग्राम को रन करने पे या हार्डवेयर पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, उस चीज़ का टेस्ट करना। देन आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी स्टैटिस्टिक एनालिसिस कि भाई हार्डवेयर जो है आपके कितने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कितने ज़्यादा फ्री हार्डवेयर आपके पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, या फिर कितना ज़्यादा मोर वो एक्सपेक्ट से कितना ज़्यादा मोर वो हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है बिकॉज ऑफ सम बग्स और ग्लिचेस। तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट करनी होती हैं इस फेज़ के अंदर, फॉल्ट फोरकास्टिंग के अंदर, कि ऑन एन एवरेज ये इतने ज़्यादा स्टैट्स यूज़ कर रहा है, यानी कि इतना हार्डवेयर, इतना रैम, इतना रोम ये यूज़ कर रहा है, इतना प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमें टोटल अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, फॉल्ट ये चीज़ें आ सकती हैं इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स के अंदर, ठीक है। एंड देन बात करते हैं एग्जांपल की। तो प्रेडिक्टिंग डिस्क फेलियर यूजिंग बग्स, यानी कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई डिस्क फेलियर कब हो सकता है यूजिंग बग्स, यानी बग्स के थ्रू हम, मतलब बग्स की वजह से, मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर बग्स वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से डिस्क फेलियर जो हार्ड डिस्क होती है वो कितने टाइम में फेल हो सकती है, या फिर किन कारणों से फेल हो सकती है बग्स के, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने पता लगाई अभी इस वीडियो के अंदर अभी तक। तो जो ये है सारा का सारा टेक्निक्स फॉर अचीविंग डिपेंडेबिलिटी के अंदर, और स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन फॉर अचीविंग डिपेंडेबिलिटी। अब कुछ अगर एग्जाम लाइन की बात करें हम फॉल्ट फोरकास्टिंग के अंदर, तो वो कुछ ऐसा है कि फॉल्ट फोरकास्टिंग एस्टिमेट द प्रेजेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉल्ट्स। फॉल्ट फोरकास्टिंग क्या करता है, वो एस्टिमेट लगाता है, एस्टिमेशन यानी कि लगभग अंदाज़ा लगाता है प्रेजेंस का, कि कितने प्रेजेंट हैं और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉल्ट की वजह से। देन रिलेशनल डायग्राम की अगर बात करें, रिलेशन डायग्राम की डिपेंडेबिलिटी की जितने भी हमने मीन्स या टेक्निक्स पढ़ी हैं उनके बारे में, तो डिपेंडेबिलिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद फॉल्ट प्रिवेंशन, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट रिमूवल, फॉल्ट फोरकास्टिंग। आगे देन एक कंपैरिजन टेबल है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ें कैसी हैं। तो सबसे पहले टेक्निक्स है, देन है पर्पस, देन है स्टेज, ये कौन कौन सी स्टेज पे वो काम करते हैं। तो फॉल्ट प्रिवेंशन जो है उनका पर्पज़ है अवॉइड फॉल्ट को अवॉइड करना, और ये डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर आते हैं, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। देन आता है फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक, जो कि फॉल्ट्स को मास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका जो स्टेज है वो है ऑपरेशन। देन फॉल्ट रिमूवल, जो बेसिकली फॉल्ट्स को फिक्स करने के काम में आता है, एंड ये टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की स्टेज पे काम करता है, ठीक है। देन आता है फॉल्ट फोरकास्टिंग, जिसके अंदर प्रेडिक्ट किया जाता है फॉल्ट्स को, एंड एनालिसिस फेज़ के अंदर ये काम आता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल्स की कुछ, तो क्लाउड सिस्टम के हम एग्जांपल ले सकते हैं। क्लाउड डिपेंडेबिलिटी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके लिए प्रिवेंशन क्या है कि सिक्योर डिज़ाइन हम यूज़ करें, ठीक है। टॉलरेंस क्या हो सकता है कि हम रेप्लिकेशन, यानी कि सर्वर का रेप्लिकेशन यूज़ करें, कि भाई अगर एक सर्वर क्रैश भी हो जाए तो हमारे दूसरे सर्वर में डेटा पड़ा है, वो सर्वर वहाँ से डेटा फैच कर सकता है, ठीक है। रिमूवल में हम बग फिक्सेस कर सकते हैं कि किसी टाइप का कोई बटन पे बग है, या मान के चलिए कोई क्लिक पे कुछ और बग हो रहा है, कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, तो हम उस चीज़ पे बग फिक्सेस कर सकते हैं। देन बात करते हैं फोरकास्टिंग की। तो मॉनिटरिंग एंड लॉग, तो बेसिकली कंप्लीट जो क्लाउड सर्विसेज हैं उनको मॉनिटर करना, एंड उनके लिए लॉग लिखना, यानी कि ब्लॉग्स टाइप आप लिख सकते हैं कि आप ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें, ये फॉल्ट्स हमारे अराइज हो सकते हैं ड्यू टू दीज रीजंस। अब इन शॉर्ट अगर बात किया जाए कंप्लीट कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो हमने पढ़ा डिपेंडेबिलिटी एक सिस्टम की कैसे अचीव की जा सकती है। डिपेंडेबिलिटी इन अ सिस्टम इज अचीव्ड थ्रू 4 मेजर टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स? फॉल्ट प्रिवेंशन, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट रिमूवल, एंड फॉल्ट फोरकास्टिंग। देन हम बात करते हैं फॉल्ट प्रिवेंशन की, जो अवॉइड करता है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉल्ट्स, यानी कि फॉल्ट का इंट्रोडक्शन, यानी कि फॉल्ट आना ही नहीं चाहिए डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर। ये जो फॉल्ट प्रिवेंशन टेक्निक है वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए है कि फॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, वो प्रिवेंट किया जा सके। देन हम बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस की, जो इंश्योर करता है करेक्ट ऑपरेशन डिस्पाइट फॉल्ट्स, यानी फॉल्ट्स के होने के बावजूद भी करेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म हो और आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आए। देन फॉल्ट रिमूवल, जो कि डिटेक्ट करता है और एलिमिनेट करता है फॉल्ट्स को थ्रू टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। टेस्टिंग और मेंटेनेंस फेज के अंदर टेस्ट करके उन्हें करेक्ट करता है फॉल्ट्स को।
ठीक है, मतलब डिटेक्ट करता है और एलिमिनेट कर देता है फॉल्ट को, सारे के सारे को। देन बात करते हैं फॉल्ट फॉरकास्टिंग के बारे में, जो कि प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर फॉल्ट एंड देयर इम्पैक्ट यूजिंग एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड्स का यूज़ करके फ्यूचर में कौन कौन से फॉल्ट्स अराइज हो सकते हैं और उनका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन चीज़ों का पता लगाना और उन फॉल्ट को प्रेडिक्ट करके लिख देना कि फॉल्ट्स आ सकते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर ये आते हैं तो। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर आज तक जानी है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड हाँ, चले जाते कुछ रिविजन पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने 4 मेन टेक्निक्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी? फॉल्ट प्रिवेंशन, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट रिमूवल एंड फॉल्ट फॉरकास्टिंग। ओके, देन फॉल्ट टॉलरेंस इज नॉट इक्वल्स टू फॉल्ट प्रिवेंशन, बोथ आर डिफरेंट। ओके, चूँकि हमने यहाँ पे देखा कि फॉल्ट प्रिवेंशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस ये अवॉइड करता है फॉल्ट को, ये मास्क करता है, यानी कि उसे कवर अप कर देता है, और ये डिज़ाइनिंग फेज के अंदर काम करता है, ये ऑपरेशन, ये स्टेज ऑपरेशन के अंदर काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है यूज्ड अक्रॉस सिस्टम लाइफ साइकिल। ये जो है जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, ये सिस्टम लाइफ साइकिल के ऊपर काम करती हैं, और ख्याल इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। तो इतना ही था आज की वीडियो में मुझे बताने के लिए, एंड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना, अपने दोस्तों को भेज देना, और उन्हें ये चीज़ पर देखनी हो, पढ़नी हो, समझनी हो, और अगर कुछ और चीज़ जाननी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू गाइस।